गुड इवनिंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा हमारा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की सारी क्लासेस बना के आपको शूट करके डाल दूंगा और आप वहाँ से उसको समझना, और उसी के साथ साथ मैं आपको इसका नोट्स भी डिजिटल फॉर्म में या कैसे भी मैं इसका प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होगी या किसी को भी उसकी ज़रूरत हुई तो मैं उसको डिजिटल फॉर्म में आप तक पहुंचा दूंगा। तो कल हमने कुछ उसका सिलेबस आपको बताया था। सिलेबस के साथ हमने उसमें कुछ बताया था कि किस कालखंड के साथ हमें क्या पढ़ना है। तो आज उसी के साथ में पहला एक जो टॉपिक था हमारा पुनर्जागरण काल, वहीं से आज पहला लेक्चर 0 से स्टार्ट करेंगे। मैं यह मान के चलूँगा कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि मैं शून्यता का सिद्धांत लेकर आपके माध्यम से यहाँ चल रहा हूँ। तो शून्यता के सिद्धांत से मतलब आपको मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में ABCD कुछ भी नहीं पता है। तो इसीलिए आप इस बात से निसंकोच रहिए कि हमारी समझ में आएगी या नहीं आएगी। समझाना मेरा काम है, एफर्ट करना समझने के लिए आपका काम है। तो मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं प्रयास यही करूँगा कि मैं किसी भी बच्चे को यह ना लगे कि मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री या मेरे लिए यह कठिन विषय है। क्योंकि मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मैं जो भी पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो सबसे वीकेस्ट बच्चा होगा, उस तक अगर मैं उस पहुंच पा रहा हूँ और उसे समझ पा रहा हूँ, उसको समझा पा रहा हूँ समझने के साथ साथ, तो मैं अपने कार्य में सफल हो रहा हूँ। अगर मैं उसी को समझा नहीं पा रहा, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसको अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मेरा पढ़ाना भी निरर्थक है। तो इसीलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आप सभी को यह आश्वासन देकर और सुनिश्चित कर सकूं अपनी बातों को कि मैं यह सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको और समझाने में सफल रहा हूं। आपके फीडबैक से ही मुझे इस बात का पता चल पाएगा। तो आज मैं पुनर्जागरण से स्टार्ट करूंगा। पुनर्जागरण पहला ही टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, यानी कि अर्थ क्या होता है। तो यहां लिखते हैं पुनर्जागरण। अब शब्द हुआ पुनर्जागरण। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का देखो, पहले कुछ टीचर क्या काम करते हैं या कोई भी लोग या स्टूडेंट्स सीधा अमेरिका क्रांति से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि अमेरिका क्रांति पढ़ने से पहले प्रश्न यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अमेरिका क्रांति पढ़ने से वैसे तो बेसिकली कुछ हमने देखा है कि फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो फ्रांस और अमेरिका की क्रांति की बेसिक खोज नहीं समझ पाओगे कि क्रांति के खोज क्या थे। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इसको समझेंगे पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, ये सिनॉप्सिस की फॉर्म में चलूंगा मैं। यहाँ लिखता हुआ आप कॉपी पेन लेकर बैठेगा और अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा। नोट्स में हो सकता है सिनॉप्सिस ना मिले, सीधा आपके जो हेडिंग होंगे वहां से स्टार्ट मिले, क्योंकि उसमें सिनॉप्सिस नहीं भी हो सकता किसी कारणवश, क्योंकि मुझको वो बनाना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में। और उसमें हो सकता है मैं जब यहाँ आपको सिनॉप्सिस बनवा दूंगा तो वहाँ सिनॉप्सिस स्किप कर जाऊँ। तो अगर स्किप वहाँ कर गया मैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ से अपनी कॉपी में बना लेना होगा। ये आपके काम भी आएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको केवल जब डिजिटल फॉर्म में तुमको पहुँच जाएगा उसको प्रिंट निकलवा लेना, तो नोट्स वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, एक नाइट तुम्हारे पास होगी रिविजन करने के लिए, तो तुम क्या काम करोगे, ये पूरा का पूरा सिनॉप्सिस याद कर जाओगे। यानी कि नोट्स वहां से पहले पढ़ दोगे और फिर उसको रिवाइज करने के लिए आप सिनॉप्सिस के माध्यम से अपने टॉपिकों को रिवाइज कर लोगे। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, उसी के साथ इसके उदय के कारण क्या है, उदय के कारण, ठीक। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, इसके उदय के कारण क्या थे पुनर्जागरण के, यानी कि पुनर्जागरण उदय क्यों हुआ, इसके क्या पीछे कॉजेज रहे हैं। यह सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ, सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, यानी कि पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ, तो इटली में ही क्यों हुआ, प्रश्न पूछ लेता है। कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी प्रश्न यहां से पूछ लेता है। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है,
उसके बाद इसके परिणाम क्या रहे। परिणाम आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सभी इसके परिणाम हमको देखने होंगे। और इसी के साथ साथ तुम एक सामाजिक भी डाल सकते हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक भी लिख लो, आर्थिक, सामाजिक। तो ये तो हुआ आपका सिनॉप्सिस। देखो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अर्थ क्या है, फिर इसके उदय के कारण क्या रहे, फिर सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ, इसकी विशेषताएं क्या थी, उसी के साथ साथ इसके परिणाम क्या पड़े समाज के ऊपर, यानी कि यूरोप में, और उसी के साथ फिर भारत में भी आपको बहुत सारे बिंदु दिखाई पड़ेंगे। तो आपने जो अमेरिका रिवॉल्यूशन पढ़ा और वहीं तुमने फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, जिसने पढ़ लिया वो बहुत अच्छी बात है क्लास में मेरे से। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका रिवॉल्यूशन, यानी कि अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ किस कारण से, उसके भी बिंदु में यही बैठा हुआ है, पुनर्जागरण काल। और वहीं देखोगे तो जैसे उपनिवेशवाद बना, यानी कॉलोनिज्म का जो शिकार हुआ यूएस से, उसके भी केंद्र में पुनर्जागरण काल ही बैठा हुआ है। कैसे, वह हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे बैठा हुआ है। यानी कि पुनर्जागरण का पहले मतलब समझो, पुनः जागरण, जागरण मतलब जागना। तो इसका मतलब पहले से व्यक्ति सो रहा होगा, स्पष्ट सी बात है। यानी कि पुनर्जागा है, या तो पहले सो रहा होगा, सीधी सी स्पष्ट बात है। सबसे तोड़ के देखो इसको, यहां से तोड़ दो। पुनः मतलब दोबारा, जागरण मतलब जागना। तो पुनः जागा, पुनः जागा मतलब किस सिचुएशन से, क्या पूरा सो ही रहा था, तो फिर से हमारी कल्चर, संस्कृतियां कैसे चल रही थी आगे, समाज को कैसे बढ़ रहा था जब सो रहा था। हाँ, लेकिन वैचारिक माध्यमों से इसको देखेंगे कि वैचारों को लेकर और अलौकिक शक्तियों के माध्यम से व्यक्ति और लौकिक शक्तियों में अंतर करने में कितना भिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी आपको, किस तरीके से सो रहा था। तो ये सिनॉप्सिस बनाने आओ तो मैं इसको रफ करता हूं। अब यहां से हम इसका एक अर्थ पढ़ते जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखकर। देखो पुनर्जागरण क्या था और कैसे ये आया, कैसे ये फिर पूरे विश्व का आधार बना, यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो क्रांतियां आती चली गई समय समय पर, उसमें इसने अपनी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसी के साथ इसने पूरे विश्व को क्या दिया और उसको किस स्तर पर लाकर खड़ा किया। अब देखो, जब प्राचीन समय से आपने देखा होगा विश्व 3 एरा में बटा हुआ है। एक आप देखोगे कि प्राचीन विश्व को जब देखोगे तो 5वीं सदी तक हम उसको मान के चलते हैं कि 5वीं सदी तक, ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक हम प्राचीन इतिहास को मान लेते हैं या विश्व को पूरे को मान लेते हैं। उसके बाद मध्य इतिहास मान लेते हैं, यानी कि मध्य विश्व में हम देखेंगे कि 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक हम उसको लेकर चलेंगे, यानी कि 5 सेंचुरी से लेकर 14-16 सेंचुरी तक उसको हम मानकर चलते हैं। उसके बाद हम जैसे ही आगे आते हैं तो मॉडर्न एरा में आते हैं, तो उसको हम फिर कहीं पर 14 और कहीं पर 16 सेंचुरी से लेकर हम उसको आधुनिक काल मानकर चलते हैं। तो पहले हमको जड़ पर जाना होगा कि यानी कि प्राचीन समय से विश्व की जो पूरी की पूरी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक संरचनाएं थी, वो कैसी संरचनाएं थी, और उसी संरचना के तहत ऐसे क्या बिंदु दिखाई पड़े कि पुनर्जागरण, व्यक्ति सोया और सोने के बाद फिर पुनर्जागरण आने की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसे क्या कालखंडों के अंदर क्या ऐसे क्रियाक्रम हुए कि यह सब देखने को मिला, और उसी के साथ हम यहाँ अब देखते हैं कि कैसे क्या मामला बनता है। तो अब हेडिंग डालो विश्व, वो पढ़ाऊंगा सारा जो पहले रब किया है, पहले उसी के लिए ये चीज जानना आवश्यक है। तो विश्व, अब लिखते जाओ, प्राचीन विश्व 5वीं सदी तक, मध्य विश्व, यानी कि मध्य विश्व इसलिए कह रहे हैं कि विश्व के बारे में पढ़ना है, यानी कि मध्य जो काल था, मध्यकाल का, मध्यकालीन विश्व वो क्या था, मध्यकालीन विश्व क्या था, ये मान के चलो 5वीं सदी से 14वीं सदी तक, यानी कि 14 सेंचुरी तक। अब मान के चलो आधुनिक
कालीन विश्व क्या था, कैसा था विश्व, यानी कि 14 से 16 से स्टार्ट होता है। अब बात आएगी प्राचीन से, हमको पढ़ना है यहाँ से 5वीं सदी तक क्या था, किस तरीके से व्यक्ति को महत्व दिया जाता था, किस तरीके से हमारा समाज आगे रूलिंग होता था यानी कि रेगुलेट होता था, और किस तरीके से सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक संरचनाएं, सांस्कृतिक संरचनाएं, और उसी के साथ किस तरीके से अलौकिक और लौकिक शक्ति में भिन्नता की जाती थी। लौकिक और अलौकिक दो शब्द मैं बोल रहा हूँ, यानी कि एक शब्द होता है लौकिक, इसको समझ लो क्या होता है पहले, लौकिक एक होता है अलौकिक, लौकिक अलौकिक। तो देखो लौकिक और अलौकिक में एक अंतर यह होता है, आपने देखा होगा जैसे लौकिक होता है यानी कि तर्क विज्ञान, ज्ञान विज्ञान पर बल देता है, पहले जानो फिर मानो, यानी कि यह विवेक पर बल देता है, यानी कि इसी जहां पर तुम रह रहे हो इसी लोक के अंदर, यानी कि नॉट इस लोक के बाहर। और अलौकिक मतलब जो दिखाई ना पड़े सकती और उन पर विश्वास करना, जैसे हवा भी चली, जैसे हवा चली, एग्जाम्पल के माध्यम समझो, हवा चली तो अलौकिक जो दर्शन होगा उसने बोला कि भगवान ने हवा चलाई। अगर हवा चली तो उसने बोला, जो अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे यानी कि भगवान देवी देवताओं में विश्वास करते थे, कि हवा जो चली है वह भगवान की कृपा से चली है। वहीं जब लौकिक जीवन में पर बल दिया गया, तो लौकिक जीवन पर बल देने के साथ इन स्कॉलर्स ने बोला कि हवा जो चली है ये भगवान ने नहीं चलाई, इसके लिए तो पहले से वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसको भरने के लिए वहां से हवा यहाँ आई। अब वैक्यूम क्रिएट हुआ मतलब कि सूर्य का पार्थिव विकिरण पृथ्वी पर पड़ा सॉर्ट ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में, और यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ हवाएं गर्म हुई और हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, और जब यहाँ हवाएं नहीं रही यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो इसको भरने के लिए हवा जहाँ थी वहां से यहाँ भरने के लिए आए, तो इसलिए हवा चली। तो कैसा हुआ, लौकिक विश्वास, यानी कि दिखाई पड़ रहा है साइंटिफिक रीजन, इसको लौकिक अलौकिक मान के हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इस पर हमको पीएचडी नहीं करनी है, शब्दों का मीनिंग समझना था, लौकिक क्या है अलौकिक क्या है, क्योंकि ये इसका मेन बिंदु है। जब हम मध्यकालीन इतिहास को समझेंगे वहां मैं बार बार इस शब्द का यूज करूंगा, इसलिए मैंने पहले आपको बता दें कि लौकिक अलौकिक में क्या डिफरेंस है। तो देखो प्राचीन कालीन विश्व था, उस समय यूरोप के अंदर प्राचीन काल में एक रोमन साम्राज्य था, और रोमन साम्राज्य के अंदर एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग था। तो पूर्वी भाग जो था रोमन साम्राज्य का, उसकी राजधानी रोमन थी, नहीं पश्चिमी की राजधानी जो थी रोमन थी, और पूर्वी भाग की राजधानी जो थी वह कस्तुनतुनिया, यानी कि आज के समय में तुर्की अगर माना जाए तो तुर्की के अंदर कस्तुनतुनिया में उसकी पूर्वी राजधानी थी। तो रोमन एम्पायर, जिसका तुमने चर्चा सुनी भी होगी, रोमन एम्पायर हमारे साथ व्यापार होता था मध्य एशिया से। मैंने जब इंडिया चाइना संबंध बताया, कन्फ्यूशियस पढ़ा है, तो वहाँ हमने इस चर्चा भी की थी थोड़ी सी। तो जो रोमन साम्राज्य था, यानी कि प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इसकी राजधानी यानी कि रोम, इसकी राजधानी कस्तुनतुनिया यानी कि तुर्की वर्तमान का। तो ये दो राज्य थे। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा अपने आप में साम्राज्य था। अब जब प्राचीन कालीन विश्व के अंदर यानी कि यह लौकिकता पर बल देता था, उस समय जो पूरा का पूरा समाज व्यापार वाणिज्य होता था पूरे विश्व के साथ, मध्य एशिया से भूमध्य सागरों से होते हुए भारत तक व्यापार था यूरोप का, और यूरोप में हमारे यहाँ से मूल्यवान वस्तुएं जाती थी और वहां से भी मूल्यवान वस्तु यानी कि हमारे यहाँ से रेशम वगैरह बहुत सारे मटेरियल खाद्य आपूर्ति जाती थी, और वहां से हम हीरे जवाहरात लाते थे। उसी में पिलानी ने बहुत सारे इनके व्यापार को घटते हुए देखकर बहुत सारे रोने लगा और बोला कि हम लुट जाएंगे इस तरीके से। तो वो अलग चीज है। तो देखो रोमन साम्राज्य उस समय क्या था, लौकिक जीवन पर बल देता था जब रोमन साम्राज्य था। तो जैसे जैसे
समय बढ़ता चला गया और समय के साथ यह लौकिकता पर बल देता था। लौकिकता के साथ साथ मानव केंद्र में रखता था, यानी कि मानव प्राथमिक है। जब मानव को केंद्र में रखेगा तो मानव को केंद्र में रख के ही सारे नियम कानून को रेगुलेट करेगा। यानी कि अगर ईश्वर या किसी पोप या चर्च की सत्ता को केंद्र में रखा जाएगा तो पोप और सत्ता यानी चर्च को केंद्र में रखकर अगर कोई अधिनियम बनेगा तो पहले उसके ही स्वार्थ रूप में कानून आएगा बनकर। लेकिन जहां केंद्र में मानव होगा तो मानव के कल्याण के लिए सारे कानून बनेंगे। तो मानव के लिए सारे कल्याण के लिए कानून और नियम परंपराएं बनती थी और सही तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जाता था। उसी के साथ मानव स्वतंत्र था, यानी कि मानव स्वतंत्र अगर परिभाषा देखें तो मानव स्वतंत्र का मतलब समझ रहे होंगे कि मानव पर कोई राज्य का या किसी पोप चर्च का हस्तक्षेप उस तरीके से नहीं मिलेगा आपको। जैसे आपने देखा होगा सामंतवादों के अंदर, जब सामंतवाद जो होते थे उनके अंदर जो कृषि का क्षेत्र दिया जाता था, कृषि का क्षेत्र उनके पास होता था, वो किसान और मजदूरों को वहां बंधुआ मजदूरी कराते थे। सामंतवाद पढ़ेंगे, सामंतवाद क्या है नेक्स्ट लेक्चर में। साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, ये शब्द सारे हमको बड़े बड़े शब्द हैं, इन पर एक ही शब्द के ऊपर प्रश्न बनकर आते हैं। तो साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, सामंतवाद क्या है, वो सभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम यहाँ इतना रेफरेंस ले लेते हैं कि सामंतवाद एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जिसमें व्यक्ति का बहुत बड़ा शोषण होता था। वो मध्यकाल में आपको दिखाई पड़ेगी। उसी के कारण फिर व्यक्ति ने देखा कि यार ये चंद लोग इतनी बड़ी जनसंख्या का कैसे शोषण कर रहे हैं। तो उसी समय व्यक्ति पुनर्जागरण की ओर बढ़ेगा, यानी कि पुनः जागेगा कि हो क्या रहा है, चर्च व्यवस्था पर चोट करेगा और चर्च व्यवस्था पर चोट करने के कारण में वही धार्मिक युद्ध होंगे और धार्मिक युद्ध होने के बाद में कस्तूतोनिया का पतन हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिम रोमन साम्राज्य जब टूट जाएगा और फिर भूमध्य सागर के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, तो उसी समय में भी नई नई खोज वगैरह, वास्को डी गामा जैसे व्यक्ति अमेरिका वगैरह और कोलंबस वगैरह अमेरिका में जाएंगे तो खोज निकलेंगे, मार्ग की रास्ता निकालेंगे। वहीं गैलीलियो जैसे व्यक्ति, कोपरनिकस जैसे व्यक्ति अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में अपने प्रयास करेंगे। तो वह पढ़ेंगे कि यानी कि उनको जो प्रेरित किया, रिसर्च करने के लिए जो प्रेरित किया, वह परिस्थितियां कैसे बनती चलेगी, किन परिस्थितियों ने यह सब आविष्कार को जन्म दिया। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी कार्य जब होता है तो कार्य के पीछे कुछ कारण होता है और कारण जरूर ही होता है। यह बात हमारे बुद्ध दर्शन में भी बहुत पहले कह दी गई थी, जो बात आज साइंटिफिकली होकर आती है। यानी कि साइंस तो अब आया है, उस समय हमारे बुद्धिस्ट जो दर्शन था, बुद्ध दर्शन, उसके अंदर यह बात हो, उन्होंने बहुत पहले 6वीं शताब्दी में कह दी, 6वीं सेंचुरी में यह बात बोली थी उन्होंने। तो अब हमको यह देखना होगा कि रोमन साम्राज्य प्राचीन कालीन विश्व के अंदर जो था उसमें पश्चिम भाग की राजधानी रोम और पूर्वी भाग की राजधानी कस्तूंतुनिया यानी कि तुर्की। उसी के बाद जैसे ही इसका पतन हुआ रोमन साम्राज्य का, तो रोमन साम्राज्य का पतन होने के साथ ही एक पूर्वी भाग कस्तूंतुनिया, एक पश्चिम भाग रोमन साम्राज्य, यह दो भागों में विखंडित हुआ। और दो भागों में विखंडित होने के बाद में यहाँ मध्यकालीन इतिहास में चला गया। और मध्यकालीन इतिहास में जब आप आओगे तो मध्यकालीन इतिहास में जो पहले तुमने देखा कि मानव केंद्र में है, वही मानव केंद्र में है तो लौकिक जीवन पर बल दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ में मानव तर्क वितर्क ज्ञान विज्ञान से परिभूत है, लेकिन यहाँ यह सब दिखाई आपको नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप आओगे मध्य भारत में, तो मध्य भारत में व्यक्ति एक तरीके से सो गया। चर्च व्यवस्था श्रेष्ठ, मध्यकाल में चर्च व्यवस्था श्रेष्ठ हो गई, यानी कि सामंतवाद को बढ़ावा मिला और अलौकिक शक्ति में विश्वास, अलौकिक शक्ति में विश्वास। आप देखोगे उस समय अगर जब एक बात कुछ बुकों में मिलती है कि जिस समय मध्यकाल के अंदर वहाँ वैज्ञानिक जो गतिविधियां हो रही थी, तो वह मान के चल रहे थे चर्च व्यवस्था पूरी की पूरी, पोप वगैरह की आंख बंद करो और ईश्वर श्रेष्ठ है। यानी कि आंख बंद करके बोलो कि देखो कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो व्यक्ति को मानना पड़ता था। आपने देखा होगा कि धर्म इतना ज्यादा बिंदु केंद्र में था धर्म का
कि धर्म लोगों के ऊपर प्रभावित था और लोगों के ऊपर शासन कर रहा था, सब कुछ धर्म के द्वारा ही रेगुलेट होता था। तो आपने देखा होगा धर्म तो एक अफीम के समान है, यह मार्क्स ने भी कही है बात। तो वर्तमान में भी आप कुछ अगर सिनेरियो समझ रहे हो तो समझ सकते हो, बाकी उस पर राजनीतिक पे हमको जाना नहीं है। तो जब ये चर्च व्यवस्था और अलौकिक शक्तियों पर ज्यादा बल दिया जा रहा था, उसी समय आप देखोगे जब कोपरनिकस वगैरह ने, गैलीलियो वगैरह ने टेलीस्कोप से देखा, तो जब गैलीलियो ने देखा टेलीस्कोप से कि यार ये कह रहे हैं चर्च वाले कि ऐसे है कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और टेलीस्कोप से उसने देखा कि यार ये तो बहुत गलत है, और गलत का मतलब इतना है कि ये तो एकदम विपरीत है, थोड़ा बहुत हो तो चल भी जाए कि यार सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन गैलीलियो इस बात को कह नहीं पाया, क्योंकि उसी समय चर्च ने बोल दिया कि अपना सारा का सारा थीसिस वापस ले लो, अपना जितने भी तुमने बात बोली सब शांति से बैठ जाओ। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे तुमने देखा है पश्चिम में तो धर्म इतना जबरदस्त हो गया था कि जब ईसा मसीह ने कहा कि ईश्वर एक है और वह निराकार है, तो उसी बात पर उनकी डेथ होगी, यानी कि उसी बात पर डेथ होगी, फांसी पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। वहीं आप देखोगे कि वहां विचारों की स्वतंत्रता के मांग, जैसे अरस्तु जैसे लोगों को जहर के प्याले पीने पड़े, तो हमारे यहाँ वो अगर अपने इसी को देखो, अपने से जोड़ कर देखो अपने इतिहास को, हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही तर्क, ज्ञान, विज्ञान और अपने विचारों की स्वतंत्रता आपको दिखाई पड़ेगी। आपने देखा होगा वहीं हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही, अब जोड़ो इससे अगर प्रश्न आएगा तो हमारे, क्योंकि श्रेष्ठ हमेशा कोई नहीं होता, श्रेष्ठ अपने कर्मों की वजह से और अपने आचार विचार की वजह से होता है। तो वही देखो श्रेष्ठता में हम बैठते हैं फिट, या पश्चिम वाले लोग फिट बैठते हैं। हमारे यहाँ उसी समय जब तुम देखोगे प्राचीन समय में बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध धर्म, इसके अलग विचार, इसने आत्मा परमात्मा को ही नकार दिया। वहीं जैन धर्म, इसका अपना अलग दर्शन, अहिंसा पर बल। वहीं देखोगे उसी समय में जब मध्य एशिया में युद्ध हो रहे हैं, यहूदी वगैरह हमारे यहाँ शरण ले रहे हैं, पारसी वगैरह हमारे यहाँ शरण ले रहे हैं बहुत सारे लोग। तो अलग अलग मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म हमारे यहाँ आया है, बाहर से आया है, हमारे यहाँ कहाँ। तो यानी कि मुस्लिम धर्म ने हमारे यहाँ शरण लिया। तो अगर देखा जाए सभी धर्म हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम सहज रूप से उनको स्वीकार कर रहे हैं और उनको सही तरीके से अपने हिसाब से जीवन जीने का मौका फुलफिल दे रहे हैं, यानी कि उनके उसमें कोई हमको हस्तक्षेप ही नहीं करना। तुम्हारे विचार है, तुम्हें विचारों की स्वतंत्रता है, जो भी विचार तुम्हें देना है अपने रखो, विचारों से हमें तुम्हारे कोई आपत्ति नहीं है, गलत हो या सही हो उसका निर्धारण बाद की बात है, लेकिन अपने विचार दो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो सारे विचारों की स्वतंत्रता हमारे यहाँ प्राचीन समय से है और आज भी विद्यमान है। लेकिन पश्चिम में आपको ऐसा दिखाई कहाँ पड़ता है? पश्चिम में तो अगर किसी ने बोल भी दिया, जैसे कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा हुआ, जर्मनी में उसको मारने तक की चीजें चलने लगी, वहां से भग के वो रशिया खड़ा हुआ आगे। तो यानी कि हमारे यहाँ विचारों के पहले जो पश्चिम, आप समझो कि पश्चिम में जो लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म और वैश्वीकरण, पूंजीवाद, ये जितनी भी नई नई विचारधारा है, इन्होंने क्या दिया पूरे विश्व को। आपने देखा होगा कि जो नई कैपिटलिज्म जब आया सामंतवाद के खिलाफ, तो उस समय आप देखोगे कि बहुत इसकी प्रति लुभावना, लिबरलिज्म यानी कि वैश्वीकरण की प्रक्रियाएं चलने लगी। तो उसने कोई ज़्यादा व्यक्ति को स्मृति नहीं दी जो इसने बोला था कि हम पूरे विश्व को स्मृति आएगी कैपिटलिज्म से। आप देखोगे इसने सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार को जन्म दिया, उसी के साथ परमाणु बम, बायोलॉजिकल वेपन्स, दुनिया भर की चीजें ऐसी, पर्यावरण जैसी समस्याएं खड़ी कर दी पूंजीवाद ने। तो यह भी स्मृति दे नहीं पाया, इसीलिए कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्णता यानी कि प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कार्ल मार्क्स से प्रश्न आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 का समय जो चल रहा है, इससे भी प्रश्न पूंजीवाद और समाजवाद यानी कि मार्क्सवाद से बन के आएगा, यह 100% श्योरिटी है। मैं बोल सकता हूं कि इससे प्रश्न आना है, क्योंकि वैचारिक कंफ्लिक्ट के कारण ही कोविड-19 और
ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। और जैसे अमेरिका बार बार बोल रहा है कि बायोलॉजिकल वेपन से अगर किसी कारण उस तरीके से इसको पर्सन बन गया या समझा जाए, तो फिर ये भी तो पूंजीवाद की देन होगी कि ऐसा करने की क्या सोची, क्योंकि मानव केंद्र में रहे और मानव का कल्याण। फिर हमारे गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें क्या हो जाती है, गांधीवाद क्या है, गांधी दर्शन क्या है, फिर वहां से अंतर इंटरलिंकिंग करने के लिए भी पर्सन बन सकता है, तो वह हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, आधुनिक कालीन विश्व। तो यानी कि मध्यकालीन में क्या हुआ, चर्च व्यवस्था, सामंतवाद, अलौकिक शक्तियों पर बल दिया गया। व्यक्ति सो गया एक तरीके से। अगर राजा ने कहा रात है और राजा ने कहा दिन है, और सुबह सुबह अगर राजा ने यह कह दिया कि रात है, तो प्रजा ने मान लिया कि रात है, जबकि सूर्य अपना राइज होने वाला है, उगने वाला है। तो इतना ज्यादा व्यक्ति सो गया, सत्ता धर्म की इतनी स्वीकृति हो चुकी थी कि व्यक्ति अपना विवेक से बिल्कुल तटस्थ हो गया, यानी कि निरस्त हो गया, विवेक तर्क वितर्क करने में बिल्कुल विलुप्त होता चला गया। उसी समय में फिर देखो क्या होता है, उसी समय में फिर आप देखोगे कि यहाँ क्या हुआ, पुनर्जागरण उदय के कारण, जो हमने पढ़ा था अर्थ तो समझ गए, मैंने पढ़ा पुनर्जागरण का अर्थ क्या हुआ। अब देखो इटली में जो इसका उदय हुआ, देखिए आधुनिक काल में क्या हुआ कि पश्चिम के अंदर, तो जब देखा आपने कि अब हमने पढ़ लिया कि क्या मामला था, अब पुनर्जागरण पे आओ अपने बिंदु। अर्थ समझ गए कि मानव आधुनिक समय में जब पुनर्जागरण हुआ, आधुनिक पुनर्जागरण मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ आपका यहाँ से। और पीछे से देख रहे थे कि मामला क्या था विश्व का, किस तरीके से एरा में क्या क्या होते हुए आया है। तो आधुनिक समय में जब कस्तुनतुनिया का पतन हुआ, देखो कस्तुनतुनिया अगर देखोगे, यानी कि रोमन साम्राज्य, यानी कि धार्मिक युद्ध हुआ आधुनिक समय में, धार्मिक युद्ध। एक साइड ईसाइयत, दूसरी साइड मुस्लिम, ये हुआ विजय और ये हुआ पराजित। युद्ध कैसा था, धार्मिक। तो जब धर्म का युद्ध हुआ आधुनिक समय में, और जो कस्तुनतुनिया था, वहां तुर्की के अंदर मुस्लिम विजय हुए और ईसाई धर्म की हार हुई, तो मध्यकाल में जो व्यक्तियों ने सत्ता स्वीकार की हुई थी चर्च की, और वह खोखली साबित जब आपको दिखाई पड़ी कि यह ईसाइयत हार कैसे गई। जब ईसाइयत की हार हुई तो उसका जो चर्च व्यवस्था और पोप के जो विचार, बड़े बड़े विचार और अलौकिक शक्तियों पर बल, वो सब खोखले साबित हुए, तो व्यक्तियों का विश्वास यहां से उठना स्टार्ट हो गया। क्योंकि कस्तुनतुनिया का पतन हो गया, और कस्तुनतुनिया का पतन होने के कारण उस पर अधिकार किसका हो गया, यानी कि तुर्की पर अधिकार हुआ मुस्लिम समाज का। और जैसे ही मुस्लिम समाज का अधिकार हुआ, तो जो मध्य एशिया से आने वाला मार्ग था, यूरोप जिससे व्यापार करता था, यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए एशिया की साइड मार्ग आता था, वहां से यूरोप के साथ व्यापार होता था, भारत का भी और चीन का भी और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रियों का। उस पर पूरा अधिकार कस्तुनतुनिया का पतन होते ही तुर्की पर हो गया मुस्लिम का। और मुस्लिम समाज का जैसे हुआ, तो वह मार्ग से तो इनका व्यापार होना ईसाइयत का बंद हो गया, बाधित हो गया मार्ग। तो उसी समय देखोगे आप 14वीं 15वीं 16वीं सेंचुरी के आसपास नई नई खोजें स्टार्ट हो जाती हैं। 1498 के आसपास वास्को डी गामा कालीकट के तटों पर आता है भारत के अंदर, उधर कोलंबस अमेरिका की साइड जाता है, और दुनिया भर के वैज्ञानिक गैलीलियो, कोपरनिकस वगैरह, न्यूटन वगैरह खोजों पर बल दिया जाता है 17वीं 18वीं शताब्दी तक आकर, और विज्ञान तर्क वितर्क पर बल दिया जाता है। और वहीं उन लोगों को संरक्षण, विचार, तर्क वितर्क और उनको संरक्षण, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होते हैं। उसी के साथ साथ ज्ञान विज्ञान और कलाकृति चित्रकारियों के भी आविष्कार होते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य, एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था, अपने आप में वो अतीत को प्रेरित कर रहे थे, उसके तत्व सारे के सारे कि हम प्राचीन समय में क्या थे। बीच के एरा में आपने देखा है अलौकिक शक्ति आने, सामंतवाद आने से वह सभी व्यक्ति सो गए, और फिर आधुनिक
पुनर्जागरण हुआ, जैसे कस्तुनतुनिया का पतन हुआ और ईसाइयत की हार हुई, तो जारी सारी की सारी जो पोप की सत्ता और अलौकिक शक्तियों का उनके ऊपर भ्रांतियां रखी हुई थी, उनका खोखलापन सामने व्यक्तियों के सामने आया और फिर देखा कि यह तो सब एक तरीके से हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो व्यक्तियों ने ज्ञान विज्ञान पर बल दिया, तर्क वितर्क पर बल दिया। फिर प्रबोधनकालीन चिंतन पढ़ेंगे, बहुत सारे चिंतक हुए उसी समय में, रूसो जैसे, मोंटेस्क्यू जैसे विचारक पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अभी यहाँ ये देख लो कि मुस्लिम समाज की विजय हुई और तुर्की मुस्लिम का हब बना, और यानी कि वहां से मार्ग पर इन्होंने कैप्चर किया। तो ये मार्ग अवरुद्ध या मध्य एशिया को आने का भूमध्य सागर के तट पर था। वहीं दूसरी साइड आपने देखा इटली, इटली का शहर एक वेनिस है। वेनिस जब ये पतन हुआ तो जो ईसाई थे यहाँ कस्तूतोनिया के पास, ये सारे भागकर कहाँ गए? इटली। और इटली जब ये गए, इटली यहाँ से बहुत सारे अपने ग्रंथ, अपने साहित्य, लिटरेचर, कला कृतियाँ और अपने ज्ञान को लेकर इटली वेनिस शहर में चले गए। जो तीसरा टॉपिक है कि सबसे पहले इटली में ही क्यों हुआ यह, इटली में होने का सबसे कारण यही था कि जब देखा कि यहाँ एक तो अनुकूल कंडीशन इसकी, और दूसरा व्यापार वाणिज्य से जुड़े लोग काफी इटली के अंदर, और उसकी जो भौगोलिक अवस्थिति थी वो बहुत अच्छी। तटों के माध्यम से वह व्यक्ति वहाँ विश्व में खोज करने के लिए निकल गए। अलग अलग कॉन्टिनेंट मार्गों की खोज होने लगी, क्योंकि जब मार्ग अवरुद्ध हुआ तो सारे के सारे क्या, व्यापार करने के लिए मार्गों की खोजी। वास्को डी गामा और कोलंबस, ये सारे क्या हैं, मार्गों की तो खोज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि किसी कॉन्टिनेंट की खोज कर रहे हैं। ये तो हम बोल देते हैं नॉर्मली भाषा में कि कोलंबस ने अमेरिका खोज की, अमेरिका की खोज नहीं की, उसने मार्ग की जाने की खोज की। अमेरिका तो पहले से ही वहां था। तो उस तरीके से आप देखोगे कि मुस्लिम वगैरह का कैप्चर हो गया, और यहाँ अब ये पूरा ईसाई पराजित हुए। और जो इनका मध्यकालीन इतिहास तुमने देखा है कि मध्यकालीन इतिहास अलौकिक शक्तियों पर बल ये दे रहे थे, वो सारी की सारी खोखलापन इनका सामने आया। और फिर ये जगह उदय के कारण वही है इसके कि पुनर्जागरण आधुनिक उदय के कारण, यानी कि तुमने देखा है उदय कारण में बहुत सारे अलौकिक शक्तियों पर बल दिया और मानव केंद्र में नहीं रहा, सत्ता पोप चर्च की सत्ता स्वीकृति की गई। तो वो सारे के सारे जब देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ फिर इस विजय होने के बाद लोगों का रुझान बदल गया, तो ज्ञान विज्ञान तर्क पर बल दिया गया। उसी के साथ साथ सामंतवाद का पतन हुआ, और सामंतवाद के साथ ही दुनिया भर के आविष्कार हुए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। उसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया, आचार विचार को प्रसारित किया, और आचार विचारों को प्रसारित होने से समाज के अंदर नई क्षमताएं डेवलप हुई, सीखने की क्षमताएं डेवलप हुई, और ज्ञान अर्जन करने की क्षमताएं डेवलप हुई, और चीज़ों का ज्ञान हुआ। उसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने उभर कर आई कि नए नए आविष्कारों को संरक्षण दिया गया। इटली में जितने भी व्यक्ति लिटरेचर साहित्य लेकर आए तो उनको क्या हुआ, संरक्षण दिया गया। और फिर कहा गया कि देखो ये जो बाइबिल है, बाइबिल अब सत्ता की पुत्री नहीं होगी, अब काल की पुत्री होगी। यानी कि समय समय पर देखा कि आम अगर ऊपर से नीचे गिरा है तो किस तरीके से आम नीचे गिरा है, इस पर कुछ एक्ट कार्य कर रहा है, यानी कार्य कर रहा है, कुछ फोर्स कार्य कर रहा है। अगर फोर्स कार्य कर रहा है तो उस तरीके से न्यूटन वगैरह ने कहा कि देखो यह ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे है। उसी समय आप देखोगे मध्यकालीन चर्च व्यवस्था में इस बात को क्या कहा जाता था कि अगर फ्रूट नीचे डल रहा है तो इसका मतलब जब खाने वाले नीचे है तो इसलिए नीचे आ रहा है, अगर खाने वाले ऊपर होते तो यह ऊपर भी चला जाता। तो उस तरीके की अलौकिक यानी कि अतार्किक बातें होती थी, तो उन्हीं को उदय के कारण वही सारी बातें बनी और पुनर्जागरण का उदय हुआ। और इटली सबसे पहले इसीलिए हुआ कि यहाँ से जो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान रोमन साम्राज्य के अंदर तर्क वितर्क और स्कॉलर्स रहते थे वो सारे भागकर ईसाई इटली में चले गए, और इटली के अंदर ही इसलिए सबसे पहले पुनर्जागरणकालीन चिंतन हुआ। और पुनर्जागरणकालीन चिंतन के क्रम में ही उसी समय सभी व्यक्ति अपनी नव शक्तियों के माध्यम से मार्गों की खोज में निकल पड़े, और नए नए मार्गों की, नए नए कॉन्टिनेंट की खोज की। और उसी के साथ में दुनिया भर की पूरे विश्व के अंदर कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद, नए नए सामंतवाद, साम्राज्यवाद, फिर नए इनके रूप उभर कर आएंगे। वहां से हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से इन्होंने फिर कॉलोनिज्म का भारत भी शिकार हुआ, और अमेरिका भी शिकार हुआ, और अफ्रीका भी शिकार हुआ। आप देखोगे कि चाइना भी इससे अछूता नहीं रहा। तो पुनर्जागरण के काल में कारण तुमने देख लिया,
पुनर्जागरण के कारण मतलब कि धार्मिक युद्ध ईसाई और मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम की कस्तुनतोनिया का पतन हुआ और मुस्लिम की विजय हुई, और विजय होने से इसकी जो नकारात्मक अभिवृत्तियां दिखाई पड़ी, उन्हीं कारणों ने फिर पुनर्जागरण को प्रेरित किया। और पुनर्जागरण यानी कि जो रोमन साम्राज्य होता था तो इटली वासियों ने उससे अपने प्राचीन इतिहास से जोड़कर प्रेरित हुए और उसी अतीत को प्राप्त करने के क्रम में आगे बढ़ने की चेष्टा की। तो अब ये यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया। अब इसमें एक टॉपिक आपका रह गया प्रबोधनकालीन चिंतन। प्रबोधनकालीन चिंतन रूसो वगैरह, मोंटेस्क्यू वगैरह वो पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब ये तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि पुनर्जागरण क्या था और क्यों हुआ था और उदय के कारण क्या थे और इटली में सबसे पहले क्यों हुआ था। कहीं भी पूछे तो आप इसको बताने की कंडीशन में रहो। उसी के साथ मैं कल एक नया लेक्चर लेकर आऊंगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर सेकंड क्लास होगी, उसमें थोड़ा प्रबोधनकालीन चिंतन पढ़ेंगे। प्रबोधनकालीन चिंतन में यानी कि ऐसा क्या था, कुछ थिंकर्स पढ़ेंगे 2-4, और थिंकर्स पढ़ने के साथ फिर अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे प्रॉपर अमेरिका रिवॉल्यूशन से। तो आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपको आधुनिक भारत और प्राचीन भारत जब आपको तुलना करने के लिए आएगी, पश्चिमी और आपको एशिया यानी कि भारत की कल्चर और फिलॉसफी, दर्शन, संस्कृति की चर्चा करने के लिए या तुलना करने के लिए आती है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो हम कैसे इनसे भिन्न हो जाते हैं। सन 2019 में प्रश्न भी इस तरीके से आया तो सेकंड पेपर के अंदर था कि फ्रांस भारत के पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत से क्या सीख सकता है, यानी कि भारत का जो सेक्युलरिज्म है फ्रांस इससे क्या सीख ले सकता है। उस पर्सन के पीछे आने के बहुत सारे कारण भी थे, आपको तो मैं लिख देता हूं। प्रश्न यह था कि फ्रांस भारत के धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत से क्या सीख सकता है। टिप्पणी कीजिए। अब फ्रांस में पर्सन इसलिए आया था कि करंट से सवाल जुड़ के आया था। करंट में तुमने देखा होगा फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, पेरिस अपने खुलेपन के लिए जाना जाता है। और पेरिस अगर खुलेपन के लिए जाना जाता है तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। और मुस्लिम कम्युनिटी का प्रभाव बढ़ने के कारण वहाँ लेडीज, जो मुस्लिम समुदाय की लेडीज हैं यानी महिलाएं, तो वो बुर्खा जो पहनने की परंपरा है उसको पहन कर निकलती हैं पहनने के बाद। तो और वो जाना जाता है अपने खुलेपन के, आपने देखा होगा पेरिस का। तो वहाँ येलो मूवमेंट चली इस चीज़ के लिए, उसका नाम येलो मूवमेंट था। कैंपेनिंग चलाई उन्होंने कि ये जो हमारा खुलेपन की पूरी संस्कृति, इस पर एक तरीके से यह प्रहार हो रहा है, तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि वहाँ मुस्लिम समाज रह रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो स्पष्ट उनकी मंशा यही है। और पेरिस जाना जाता है अपने खुलेपन की वजह से, और उसी के विरोध में आ रहे हैं वो मुस्लिम समाज के। वहाँ देखा जाए तो महिलाओं, तो वो किस तरीके से उनको मैनेज करें, और मैनेज करने का तरीका अगर भारत से सीख ले तो मैनेज हो भी जाएगा। आप देखोगे हमारे यहाँ तो संविधान में 25 से 28 तक आर्टिकल ही दे दिए पंथ निरपेक्षता को बेहतर करने के लिए। कोई भी धर्म का, रिलीजन का अपने पालन करे, तो मैं कोई हस्तक्षेप ही नहीं करेगा बाहर से राज्य। और बाकायदा लिखा हुआ है कि अपने अपने स्वतंत्रता को सुनिश्चित करो तार्किक रूप से। तो उसी तरीके से फ्रांस को क्या सीख मिलती है हमारे पंथ निरपेक्षता से, क्या सीख सकता है, तो आप उसमें प्राचीन समय से जोड़कर दिखा सकते हो। जो मैंने अभी चर्चा करी थी कि हमारे यहाँ आचार, विचार, तर्क, वितर्क, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, रिलीजन की पहले से ही स्वतंत्रता थी, और वर्तमान में भी जो कुछ एजिटीज हमने बनाई हुई है अपनी, उसी तरीके से वहां से लेकर भूमिका बनाकर और फिर संविधान पे आ जाओ। अपने संविधान पर आकर पंथ निरपेक्षता के लिए जो हमारे यहाँ संविधान के अंदर भी कुछ बिंदु डाले गए, उसकी प्रस्तावना में संविधान करके स्पेशल डाला गया वर्ड पंथ निरपेक्षता, तो वो सारे लिखते हुए प्रश्न को कंप्लीट आप कर सकते हो। तो थैंक यू। कल मैं प्रबोधनकालीन चिंतन पढ़ाऊंगा। देखो टॉपिक एक एक पढ़ाऊंगा, चाहे लेक्चर इसमें 45 की जगह 50 बन जाए, लेकिन अगर इसमें मैंने अपने साथ भी या तुम्हारे साथ जस्टिस ना किया तो पढ़ाना बेकार है। क्योंकि जब पढ़ाऊंगा भी तो उसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि कम से कम आपके साथ तो जस्टिस हो जाए, अपने साथ भी जस्टिस
ना कर पाऊँ तो आप थोड़ा अपना कॉपी पेन निकाल कर और इसका सिनॉप्सिस बनाते हुए चलिए, आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है। और साथ में थोड़ा अगर आप बोलो तो मुझे मैसेज में बता देना कि मैं नोट्स इसके आपको किस तरीके से प्रोवाइड कराऊँ, या तो ग्रुप में डालूँ या कैसे, तो मैं कुछ लोगों को इसके नोट्स भी दे दूंगा जो मेरे साथ ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जिसको ग्रुप के अंदर जुड़ना है अपना नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 8287743093, यानी कि 8287743093। ये मेरा नंबर है। अगर आपको किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ हो और वीडियो को देखता हो और वर्ल्ड हिस्ट्री को अपनी कंप्लीट करनी चाहता हो, तो इस नंबर पर मैसेज कर कर बोल सकता है कि सर मेरा यह नंबर है, मैं आपके चैनल से वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ और आप मुझे उसके नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, चाहे कैसे भी आपको करा दीजिए, तो मैं उसको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। डिजिटल फॉर्म में ही करा पाऊंगा क्योंकि हार्ड कॉपी मैं दे नहीं पाऊंगा कोविड-19 के चलते। तो थैंक यू, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।